हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी RS परी 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने 25 टेस्ट कर लिए और आज का हमारा जो टेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 26वां है। ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए। आज के हमारे टेस्ट नंबर 26 के अगर हम क्वेश्चंस के सिलेबस की बात करें कि किस टॉपिक से आज के हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ये आपकी राजस्थान हिस्ट्री एंड आपके आर्ट एंड कल्चर के और साथ में इंडिया हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं जब आपको ये क्वेश्चन करवाऊँ, उनकी व्याख्या करवाऊँ, तो आपको इनके शॉर्ट नोट्स है वो बनानी है। जो भी की पॉइंट मैं आपको बताऊँ तो उनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आगे आप जब भी इनका रिवीजन करें तो आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार साबित हो। तो आपको क्लास है वो पूरी लेनी है, अच्छे से लेनी है और साथ में शॉर्ट नोट्स है वो बनाने हैं। तो आपकी जो ये क्लास होगी इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए आज का जो टेस्ट है हम स्टार्ट करते हैं। हमारे टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना जाता है? नगरी, बागोर, रेड और ओजियाना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा की जो मांडल तहसील है वहाँ पे, मांडल तहसील में। किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के तट पर। कोठारी नदी के तट पर। इसका उत्खनन पूछ ले। उत्खनन का कार्य वो कब हुआ था? तो उत्खनन का कार्य 1967 से 68 में हुआ था। किन्होंने करवाया था? तो डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ मिश्र इनके साथ दूसरे थे डॉक्टर LS लेसिक। तो ये आपके उत्खनन करता थे। और हमारे देखें तो जो हमारी बागोर सभ्यता है ये 3 सत्रों में इसके अवशेष मिले हैं। बागोर सभ्यता के 3 सत्रों के अवशेष मिले हैं और बागोर की सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय है वो माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, आबू के परमार वंश का संस्थापक है वो कौन था? धूमराज, उत्पलराज, धरणीवराह है और धारावरस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आबू के परमार वंश का संस्थापक पूछे तो वो है धूमराज। वो कौन है? धूमराज है। अगर हम उत्पल राज की बात करें तो परमारों की जो वंशावली का प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है? उत्पल राज से माना जाता है। यानी परमारों की वंशावली का प्रारंभ ये माना जाता है उत्पल राज से। अगर हम बात करें धरणीवराह की, किसकी? धरणीवराह की। तो जो गुजरात के शासक थे, गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी। तो इन्होंने ये धरणीवराह है ये उस टाइम कहाँ के थे? आबू के शासक थे। तो आबू के शासक धरणीवराह को पराजित किया था। किसने किया था? मूलराज सोलंकी ने किया था। किसने किया था? मूलराज सोलंकी ने। तो आप ये भी थोड़ा याद रखना, अगर पूछ ले कि धरणीवराह को किसने पराजित किया था, तो गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी ने। और धारावर्ष की बात करें तो जो धारावर्ष है ये जो परमार विक्रम सिंह थे, परमार विक्रम सिंह उनके परपौत्र थे धारावर्ष, जो कि आबू परमारों में पराक्रमी राजा था धारावर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन में जो भी 4 ऑप्शन थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कौन क्या था और इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन ग्रामीण प्रशासन के संबंध में कूट फर्स्ट व कूट सेकंड को सही सुमेलित करना है। इस साइड है वो अधिकारी दे रखे हैं और इस साइड उन अधिकारियों का कार्य दे रखा है। सबसे पहले पटवारी। तो पटवारी का काम क्या होता है? वो हम आज के हिसाब से देखें तो भी हम बता सकते हैं कि भूमि संबंधित रिकॉर्ड रखना, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना तथा राजस्व इकट्ठा करना। तो पटवारी का हो जाएगा ऑप्शन ये थर्ड हो जाएगा। तो ए में आ जाएगा आपके थर्ड की राजस्व इकट्ठा करने वाला।
अगला है कनवारी। कनवारी क्या काम करता था? ये खेत का रक्षक था, तो खेत के रक्षक को क्या बोलते हैं? कनवारी। बी में 2। दफेदार। दफेदार है जो राज्य का लेखा जोखा रखता था, तो राज्य का लेखा जोखा रखने वाला दफेदार। सी में 4। और तलवाटी। तलवाटी होता था उपज तोलने वाला, तलवाटी उपज तोलने वाला, तो डी में क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। तो ये जो नीचे कूट दिया होगा हमें राइट क्लिक करके बताना है। पटवारी भूमि संबंधित रिकॉर्ड और राजस्व इकट्ठा करने वाला, कनवारी खेत के रक्षक, दफेदार लेखा जोखा रखने वाला, राज्य का लेखा जोखा रखने वाला, और तलवाटी है वो उपज तोलने वाला। तो आपका राइट आंसर ये कूट होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो एक ही आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? अत्यधिक लगान को कम करवाना, बेकार से किसानों को मुक्ति दिलवाना, गांव-गांव में स्कूल खोलना, आदिवासियों में व्याप्त बुराइयों व कुरीतियों को दूर करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कि गांव-गांव में स्कूल खोलना है वो एक ही आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। अगर हमसे पूछे कि एक ही आंदोलन के क्या क्या उद्देश्य थे, तो अत्यधिक लगान को कम करवाना, जो अन्यायपूर्ण लागत थी, अन्यायपूर्ण लागत थी, उन लागतों को समाप्त करवाना, इसके साथ ही बेगारों से किसानों को मुक्ति दिलवाना, जो जंगली सूअर थे। अगला क्या है? जंगली सूअर, तो जंगली सूअरों से फसलों की रक्षा करना, और आदिवासियों में व्याप्त जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको दूर करना। तो ये इसके आप 4-5 पॉइंट रख सकते हो। ठीक है, आप ये 2 पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि ये भी अगर पूछे जाए तो आप राइट क्लिक करें। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 1881 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के किस स्थान पर वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी? किस टाइम की थी? 1881 में की थी। करौली, अजमेर, जयपुर और पुष्कर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जयपुर। पुष्कर भी गए थे। अगर आपसे पूछ ले कि उन्होंने पुष्कर कब गए और कब उन्होंने उपदेश दिए, तो नवंबर 1878 में, 1878 में, यानी 1881 में जो वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी, उससे पहले दयानंद सरस्वती है वो नवंबर 1878 में जयपुर से अजमेर गए थे, अजमेर, और अजमेर के बाद वो गए पुष्कर, वहाँ पर उन्होंने उपदेश दिए थे। पुष्कर में उन्होंने उपदेश दिए थे। फिर बाद में वो मार्च 1881 में ये जयपुर वापस आए थे, और वहाँ पर उन्होंने वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी। वैदिक धर्म सभा की स्थापना की, जो कुछ समय बाद क्या बन गया था? वो आर्य समाज में परिवर्तित हो गया था। आर्य समाज उसमें परिवर्तित हो गया था। और जब ये 1881 में 1878 में पुष्कर में गए थे, उसके बाद वो वापस जयपुर आए। मार्च 1881 में उन्होंने वैदिक धर्म सभा की स्थापना की, जिसने बाद में आर्य समाज का रूप परिवर्तित कर लिया। तो फिर ये वापस अजमेर गए थे। तो उनके जाने से पहले है वो फरवरी 1881 में है, यहाँ पर भी आर्य समाज की स्थापना है वो उनके अनुयायियों ने कर दी थी। तो आपको याद रखना है कि मार्च 1881 में जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। इस साइड प्रजामंडल और इस साइड उनके संस्थापक दे रखे हैं। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल चौथानी, बिल्कुल सही। करौली के जो आपके संस्थापक थे वो जमाल शाह नहीं थे, ये इन्होंने गलत दे रखा है। करौली के थे त्रिलोक चंद माथुर। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर याद करने के लिए ट्रिक के वे में देखें तो करौली यानी रोली, सिंदूर को रोली भी बोलते हैं, तो उसका त्रिलोक यानी तिलक लगाना। तो तिलक किससे लगाएंगे? रोली से लगाएंगे। तो करौली में कौन है? त्रिलोक चंद माथुर। सिरोही की बात करें तो सिरोही के गोकुल भाई आपका बिल्कुल सही है। जैसलमेर के मीठालाल व्यास बिल्कुल सही है। तो आपका असुमेलित पूछा है तो ऑप्शन 2
आपका राइट होगा। करौली के कौन होंगे? त्रिलोकचंद माथुर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख है वो किसे बनाया गया था? महाराजा गणेश पाल, महाराजा उदयभान सिंह, महाराव भीम सिंह और महाराव बहादुर सिंह। तो मत्स्य संघ है उससे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला तो मत्स्य संघ का डेट पूछे जाएंगे, तो ये आपकी 18 मार्च 1948 को फर्स्ट एकीकरण भारत जो आपका राजस्थान था, राजस्थान का प्रथम एकीकरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था, जिसका पहला चरण ये था। अगला कि इसमें कौन कौन सी रियासतें और कौन कौन से ठिकाने थे? तो इसमें आपकी 4 तो रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठिकाने की बात करें तो इसमें एक नीमराना ठिकाना था। इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? राजधानी ये बनाया गया था अलवर को। राजधानी अलवर को बनाए गए थे। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख बनाए गए थे महाराजा उदयभान सिंह को। इन्हें बनाया गया था राज प्रमुख कहाँ के थे? धौलपुर के महाराजा, धौलपुर के। अब राजधानी अलवर में थी, लेकिन जो महाराजा है वो धौलपुर के, वो कौन बने थे? राज प्रमुख बने थे। उपराज प्रमुख की बात करें तो महाराजा गणेश पाल है वो उपराज प्रमुख बने थे, गणेश पाल देव। और ये कहाँ के महाराजा थे? ये करौली के थे, तो आपको याद रखना है राजधानी अलवर में थी। जो राज प्रमुख है वो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह बने, उपराज प्रमुख है वो करौली के महाराजा गणेश पाल देव बने थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत थे। और ये कौन थे? कुमावत ये अलवर प्रजामंडल से थे, अलवर प्रजामंडल के नेता थे। उप प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन थे? वो थे युगल किशोर चतुर्वेदी। और ये कौन थे जिन्हें क्या बोला जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी है, उन्हें बोला जाता है दूसरा जवाहरलाल नेहरू। और इनके साथ साथ उप प्रधानमंत्री 2 थे, युगल किशोर चतुर्वेदी और साथ में गोपीलाल गहलोत। तो ये कुछ की पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको सारे के सारे नोट डाउन करने हैं। एकीकरण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। राजधानी अलवर में बनी। इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें थी। एक नीमराना ठिकाना था। राजधानी अलवर, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के राजा और उपराज प्रमुख गणेश पाल देव जो कि करौली के। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत जो कि अलवर प्रजामंडल के थे, नेता थे। और उपराज प्रमुख है वो आपके 2 थे, युगल किशोर चतुर्वेदी और दूसरे कौन थे? गोपीलाल गहलोत। राइट आंसर फिर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान का वह क्रांतिकारी जो आजीवन फरार रहा और अपना नाम बदलकर अमरदास विरागी रख दिया? सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारठ, बीरबल सिंह और जोरावर सिंह बारठ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, जोरावर सिंह बारठ। ये केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे। केसरी सिंह बारठ उनके क्या थे? छोटे भाई थे, छोटा भाई। और इन्होंने क्या किया था? जोरावर सिंह बारठ है, इन्होंने दिल्ली का जो चांदनी चौक है, दिल्ली के चांदनी चौक वहाँ पर लॉर्ड डलहौजी पर इन्होंने बम फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग उन पे बम फेंका था। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब फेंका? तो ये फेंका था 23 दिसंबर 1912 में। ये डेट आपको याद रखनी है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कि जोरावर सिंह बारठ ने है वो दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका 23 दिसंबर 1912 को। और ये आजीवन है वो फरार रहे थे। उन्होंने अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी रख लिया था। इनका अगर उपनाम पूछे तो आपको इनका बताना है कि राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद।
और इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी? इनकी मृत्यु है वो हुई थी 1939 में, 1939 में। तो इनके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको नोट डाउन करना है, पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम प्रमाण दे आर्ट देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। राजावाटी उपबोली झुंझुनू जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो आपका ऑप्शन ए कथन ए है वो ही सही दे रखा है। अगर हम ढूंढाड़ी बोली की बात करें तो ढूंढाड़ी बोली को झाड़साही बोली बोला जाता है, झाड़साही बोली भी बोला जाता है, इसको जयपुरी बोली भी बोला जाता है। और मैंने आपसे 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने सिक्के बताए थे कि किस रियासत के सिक्के थे। तो झाड़साही आपका जो सिक्का है वो किसका है? जयपुर रियासत का है। किसका है? जयपुरी रियासत का है। तो जो ढूंढाड़ी बोली है उसको झाड़साई बोली भी बोला जाता है, जयपुरी बोली भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो ढूंढाड़ी बोली है वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी प्रमुख क्षेत्र आपसे पूछ ले, तो प्रमुख क्षेत्र होते हैं इसके जयपुर, आमेर, दौसा, टोंक और किशनगढ़। टोंक और किशनगढ़ ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे ढूंढाड़ी बोली है वो बोली जाती है। और इस बोली का प्रभाव है वो ज़्यादा किस पे दिखाई देता है? एक तो आपकी जो व्रज भाषा है, व्रज भाषा पर, और दूसरा आपकी जो गुजराती भाषा है, गुजराती भाषा। जो आपकी व्रज भाषा और गुजराती भाषा है इनका प्रभाव किस पे दिखाता है? इसका प्रभाव दिखता है इस बोली पर, ढूंढाड़ी बोली पर। ढूंढाड़ी बोली का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है वो 18वीं सदी का जो ग्रंथ है दे आड़ देश गुजरी, इस ग्रंथ में इसका है वो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। राजावाटी बोली की बात करें तो ये सवाई माधोपुर और जयपुर का कुछ सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर ये बोली है वो बोली जाती है। तो आपका जो कथन बी दे रखा है वो गलत है, आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, तमाशा के संबंध में सत्य कथन है। तमाशा मूल रूप से मध्य प्रदेश का लोकनाट्य है। तमाशा मिर्जा राजा जयसिंह के समय लोकप्रिय हुआ था। तमाशा के मुख्य कलाकार सहेड़ सिंह व हमीद बेग थे और तमाशा की महिला कलाकार जौहर जान थी। तो राइट आंसर की, यानी इन्होंने पूछा है सत्य कथन, तो सत्य कथन इसमें ओनली ऑप्शन है 4 दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो ये तमाशा मूल रूप से मध्य प्रदेश की नहीं महाराष्ट्र का लोकनाट्य है, महाराष्ट्र की लोकनाट्य शैली है तमाशा। और अगर इसकी बात करें हमारे राजस्थान में सबसे पहले इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था, तो ये जो आमेर के राजा थे, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम 1594 किसमें है, मानसिंह के शासनकाल में इसका प्रादुर्भाव राजस्थान में हुआ था। और इस समय जो मोहन कवि थे, इसमें इसके कौन थे? मोहन कवि, उनके द्वारा एक नाट्य रचित था, वो था धमाका मंजरी। तो इसका प्रदर्शन है वो आमेर में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो तमाशा जो नाट्य शैली है उसका प्रथम रचित नाट्य कौन सा है, तो यानी राजस्थान में पहला रचित नाट्य तो वो है धमाका मंजरी। किसके द्वारा? मोहन कवि के द्वारा, आमेर के शासक मानसिंह 1594 के समय। आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया की पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा कि तमाशा मिर्जा राजा जयसिंह के समय लोकप्रिय हुआ था, नहीं, तमाशा है वो महाराजा प्रताप सिंह उनके समय में लोकप्रिय हुआ था। अगला आपसे पूछे कि तमाशा के जो मुख्य कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार है, तो वो सहेड़ सिंह व हमीद बेग नहीं है, वो कौन है? वो आपके हैं, एक तो आपके गोपी जी भट्ट, इसके साथ ही फूलजी भट्ट और इनके साथ ही मन्नू जी भट्ट। तो ये तीनों है, ये तमाशा लोकनाट्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार है, आपको अच्छे से याद करने हैं, गोपी जी भट्ट, फूलजी भट्ट और मन्नू जी भट्ट। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं कि जो बंशीधर
भट्ट। भट्ट इनके द्वारा जो तमाशे हुए हैं, प्रमुख तमाशे हुए हैं जिनकी प्रसिद्धि बशीधर भट्ट के द्वारा दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके द्वारा आपको एक तो पठान, कान गुजरी ये तमाशे की प्रसिद्ध तमाशे हैं वो इनके द्वारा किए गए हैं, कान गुजरी। इसके अलावा इनके लिए और कौन सा किया गया है, एक इनके द्वारा किया गया रसीली तंबोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये लिखवा रही हूँ। इसके अलावा हीर रांझा, जोगी जोगन ये सारे प्रसिद्ध तमाशे हैं जिनकी रचना है इनके द्वारा बंशीधर भट्ट के द्वारा की गई है। मैंने बताया पठान, कान गुजरी, रसीली तंबोलन, हीर रांझा और जोगी जोगन। और जो तमाशा में स्त्रियों की भूमिका है वो स्त्रियां ही निभाती हैं। उसमें जो प्रसिद्ध आपकी महिला है वो कौन है, कलाकार गोहर जान थी। तो ये इसमें एक सही दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 है। बाकी जो मैंने आपको तमाशा नाट्य शैली है, आपके लोक नाट्य शैली, इसके बारे में जो भी आपको पॉइंट लिखवाए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके शॉर्ट नोट से बनाने चाहिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य युग्म है, तांसली, घुरालिया और खड़ताल, धोसा, दमामा, नौबत, सतारा, सहनाई, तरपी, केनरा, घुरालिया, रबाब। इनमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से जो आपके ये वाद्य यंत्र है वो सही से एक साथ है, वो एक ही वाद्य यंत्र के दे रखे हैं, यानी सुमेलित दे रखे हैं। इसमें हमें असत्य कथन पूछा है, तो यानी हमें ये जो इनका सही देना है, जैसे ये कोई है वो तत्वाद्य यंत्र दे दिया, घन वाद्य यंत्र दे दिया, ये जो भी वाद्य यंत्र है तो हमें ये देखना है कि सारे के सारे एक वाद्य यंत्र होने चाहिए। अगर इनमें से दो अलग अलग वाद्य यंत्र दे दिए तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य युग्म चुनना है। जैसे सबसे पहले दे रखा है तांसली, घुरालिया और खड़ताल, ये कौन से होते हैं, ये घन वाद्य यंत्र होते हैं, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जो धातु से बने हुए होते हैं और जिनको हमें टकराकर या डंडे से बजाते हैं, यानी उन पर चोट मार के बजाते हैं, तो वो घन वाद्य यंत्र होते हैं। इनमें कौन सा आ गया, जैसे मंजीरा आ गया, झांझ आ गया, रमझोल आ गया, करताल जिसे खड़ताल बोलते हैं, इसमें घुंघरू भी आते हैं, इसमें घुरालिया भी आती है, भरली भी आती है, खड़ताल आती है। तो तांसली, घुरालिया, खड़ताल ये तो इन्होंने बिल्कुल सत्य कथन है, ये तो कि घन वाद्य यंत्र है। अगला है दोसा, दमामा और नौबत। तो ये होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। इनमें भी तीनों के तीनों है वो अवनद वाद्य यंत्र दे रखे हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो कि चमड़े के द्वारा मंड करे बनाए जाते हैं, और इनको इनको डंडे की सहायता से या फिर हाथ से बजाया जाता है। इसमें धोमा, दमामा, नौबत, इसके साथ जो मांदल आपका होता है, मांदल, इसके साथ साथ ये होता है खंजरी जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं वो इसमें एक टामक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है टामक, जिसको बम्ब भी बोलते हैं, बम्ब, ठीक है। इसके साथ इसकी नौबत इसमें दे ही दिया। तो ये एक आते हैं पखावज, इसमें एक आता है पखावज जो कि अवनद वाद्य यंत्र है। अगले की बात करें, सतारा, सहनाई और तरपी, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन से, सुशीर वाद्य यंत्र जो कि मुंह से फूंक मार के बजाए जाते हैं। तो ये भी इन्होंने सही दे रखे हैं। जो सतारा हो गई, सहनाई होगी, तरपी होगी, इसके साथ बांसुरी होगी, बांसुरी और सुरनाई, भुंगल और बांकिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट है सुशीर वाद्य यंत्र है। तो अब तीनों सही है, तो ये राइट फिर यही होगा कि असत्य कथन ऑप्शन 4 दे रखा है, केनरा, घुरालिया और रवाब। अब देखिए कि हमें केनरा रवाब का नहीं पता, लेकिन घुरालिया का तो पता है ना हमें, कि अभी हमने पढ़ा था कि ये घन वाद्य यंत्र होता है, तो ये इसमें गलत दे दिया। केनरा और रवाब होते हैं ये तत्वाद्य यंत्र होते हैं, तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जो जिसमें यंत्र में तार लगे होते हैं, जो तारों से जिनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो होते हैं तत्वाद्य यंत्र। जैसे आपका जंतर हो गया, आपका इकतारा हो गया, इसके साथ साथ ये आपने पढ़ा है बहुत बार रावण हत्था। तो ये क्या है, ये आपके तत्वाद्य यंत्र है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, पद्मश्री सम्मानित तिलक गीताई किस चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? अलवर, चावंड, किशनगढ़ और
हाड़ौती चित्रशैली। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। किशनगढ़ चित्रशैली है, उनके प्रसिद्ध चित्रकार है तिलक गीताई, जिनको पद्मश्री दिया गया। और ये कब दिया गया? इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने जो आपका कोरोना काल था उसमें बनी ठनी की मास्क वाला चित्र भी बनाया था। बनी ठनी का मास्क वाला चित्र बनाया था। किसने बनाया था? आपके तिलक गीताई ने बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें हमें युग्मों से सही युग्म है वो बताना है। इसमें हमें ये बताना है कि जो इस साइड है ये महल दे रखे हैं, तो ये महल है वो इनके सही स्थान पर दिए हुए हैं क्या? सबसे पहले मान महल आमेर, ये इन्होंने गलत दे रखा है। मान महल है वो आमेर में नहीं है, ये पुष्कर अजमेर में है। अगला है एक थंबा महल है वो डूंगरपुर में है। ये अगर हम सीधा से पढ़े ना तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। एक थंबा महल है वो है जोधपुर में। ये भी गलत दे दिया, क्यों को एक थंबिया महल बोल दे। एक थंबिया महल वो कहाँ पे है? एक थंबिया महल है वो है डूंगरपुर में। तो ये इसने गलत दे रखा है। जूना महल है वो कहाँ पे है? वो आपका डूंगरपुर में। और अगर आपको बोलता जूनागढ़ तो वो कहाँ पे है? वो है बीकानेर में। कुशल बाग महल बांसवाड़ा में। तो आपका ऑप्शन फोर्थ है, बिल्कुल सही दे रखा है। अब इसमें हमारे दो गलतियां हो सकती थी। पहला तो जूना महल, क्योंकि जूनागढ़ बीकानेर में, तो हमें थोड़ा सा याद रह सकता है कि जूना महल कहाँ पे? बीकानेर में नहीं, जूना महल डूंगरपुर में है। एक थंबा महल है जोधपुर में, एक थंबिया महल है वो है डूंगरपुर में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि सांगानेर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? हस्त निर्मित कागज के लिए, ब्लैक पोट्री निर्माण के लिए, बादले निर्माण के लिए और तलवार निर्माण के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सांगानेर यानी जयपुर। सांगानेर जयपुर है वो हस्त निर्मित कागज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो कागज बनते हैं वो छोटे बड़े उद्योग कागज बनने के यहाँ पे स्थापित है। और इसमें अगर देखें तो ये हस्त निर्मित कागज है, हस्त निर्मित कागज बनाने के उद्योग यहाँ पे है, तो इनकी फिर अलग ही कोई पहचान रखता होगा। और इसमें अगर देखें तो गेहूं की दाबू के लिए है वो सांगानेर जयपुर है वो प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो हस्तलिखित कागज राष्ट्रीय संस्थान सांगानेर है वो कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। तो दो चीजें याद रखनी है, सांगानेर है वो हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे गेहूं के दाबों की जो प्रिंट है वो सांगानेर की काफी प्रसिद्ध है। और जो हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान वो कहाँ पे है? सांगानेर जयपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में राजमहल उदयपुर के संबंध में असत्य कथन दिया हुआ है। फतेह सागर झील के तट पर स्थित है, तो इसने फर्स्ट एक गलत दे दिया। फतेह सागर झील के तट पे नहीं है, ये पिछोला झील के तट पे है। पिछोला झील के तट पर स्थित है राजमहल उदयपुर। अगला, राजमहल का निर्माण राणा उदय सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही। राजमहल फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महलों की संज्ञा दी है, ये भी सही है कि राजमहल को फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी है। राजमहल में महाराणा प्रताप का भाला रखा गया है, और जिससे हल्दी घाटी का ये जो युद्ध है में आमेर के राजा मानसिंह पर प्रताप ने वार किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो महाराणा प्रताप का भाला रखा गया है इसका यूज है इन्होंने हल्दी घाटी में लिया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें जिस भाले से इन्होंने आमेर के राजा मानसिंह पर वार किया था वो भाला है वो रखा गया है राजमहल उदयपुर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य ग्रंथ के रचयिता थे माधवाचार्य जी, कृष्णदास जी, चैतन्य महाप्रभु जी और परशुराम जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। जो माधवाचार्य जी है तो 12वीं सदी में जो माधवाचार्य जी है उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी।
और जो माधवाचार्य जी है इन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। और उन्होंने अगर ये पूछ ले कि इन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था तो इन्होंने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जो आपके माधवाचार्य जी उन्होंने 12वीं सदी में गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य ग्रंथ की रचना की थी और उन्होंने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। इस साइड लेखक और इस साइड है वो पुस्तक दे रखी है, हमें ये बताने की कौन सी असुमेलित है। पहली है दादा भाई नेरोजी, उनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है। दादा भाई नेरोजी ने जो अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियाँ थी, अंग्रेज है वो शोषक नीतियाँ अपनाते थे, तो उन शोषक नीतियों को, अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने उजागर किया था। अगले हैं दयानंद सरस्वती जी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने सत्य प्रकाश जो पुस्तक थी उसकी रचना की थी। और अगर आपसे पूछ लेना कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर पुस्तक पूछ ले कि ऐसी पुस्तक जिसमें दयानंद सरस्वती जी के सभी विचार है उस पुस्तक में वर्णित हो, तो ऐसी पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। अगली है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो असुमेलित दिया हुआ है वो है ऑप्शन है फोर्थ। बंकिम चंद्र चटर्जी है, उन्होंने आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी, आनंद मठ। तो ये आपका असुमेलित दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? इंद्र, प्रजापति, रुद्र और अग्नि। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। वैदिक साहित्य में जो सभा और समितियां हैं उनको प्रजापति देवता है, उनकी 2 पुत्रियां हैं वो बताया गया है। जो सभा और समिति है उसके लिए 2-3 विचारक है, 3 विचारक हैं जिनको मतों में भेद है, तो अलग अलग इनके बारे में बताते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले तो ये जो उत्तर वैदिक युग है, उत्तर वैदिक युग, तो इस युग में जो सभा और समिति अधिकार थे उन अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, ठीक है। और इन दोनों संस्थान जो सभा और समिति है उनके दोनों के स्वरूप के विषय में काफ़ी विवाद है। सबसे पहले तो जो लुडविंग उनके विचार क्या थे? उन्होंने जो सभा है उसको उच्च सदन बताया था, सभा को उच्च सदन बताया था। इन्होंने बताया था कि ये उच्च सदन है जिसमें पुरोहित और जो कुलीन वर्ग है वो ही भाग लेते थे, पुरोहित व कुलीन वर्ग जिसमें भाग लेते थे। ये किसके थे? लुडविंग के विचार थे। दूसरा है जिमर है, उसका मत था कि जो सभा है वो तो आम लोगों की है, ये सभा तो आम लोगों की संस्था थी, आम लोगों की संस्था, ठीक है। और जो आपकी समिति है वो संपूर्ण जन की केंद्रीय समिति थी, कौन सी समिति? तो इन दोनों के जो आपके विचार हैं उनमें विवाद था। तीसरा विचार दिया था हिलब्रांट ने, ये कई बार है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लुडविंग के अनुसार है वो सभा और समिति की क्या परिभाषा थी, यानी कि सभा को किस में आती थी और आपकी समिति किस में आती थी। जिमर का भी मत पूछ लिया जाता है और हिलब्रांट का भी मत पूछ लिया जाता है। हिलब्रांट थे, उनके अनुसार है जो समिति है वो तो एक संस्था थी, समिति है वो तो एक क्या थी? संस्था थी, लेकिन जो सभा है वो एक प्रकार की बैठक स्थल था। सभा के लिए उन्होंने बोला कि समिति तो संस्था थी और सभा है उसको एक बैठक स्थल माना था। तो ये तीनों के तीनों जो आपके विचारक हैं इनके जो मत हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, तो आपको तीनों के मत है वो इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन करने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? दादा भाई नौरोजी,
गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना और श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने भारत से जो धन है वो बाहर जा रहा था, भारत से धन वो बाहर जा रहा था, उसके खिलाफ है वो आवाज़ उठाई थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आवाज़ किसने? दादा भाई नौरोजी ने। यही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत में धन निकासी की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो धन निकासी की ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में बड़े, कहें तो बड़े शब्दों या कड़े शब्दों में इनकी निंदा की थी, इनकी निंदा की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक होती क्या थी? गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा सा उपकर, खोत को आवंटित गांव के मुखिया को राज्य की ओर से किया गया नगद भुगतान और खोतों एवं मुकदमों द्वारा जोती गई भूमि पर निर्धारित राजस्व। किस्मत ए खोती। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट है। इसमें दो चीजें थी दिल्ली सल्तनत में, एक तो थी किस्मत ए खोती और दूसरी थी हक ए खोती। हक ए खोती दो चीजें थी, दोनों को मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। किस्मत एक होती है वो तो दिल्ली सल्तनत काल में जो ये थे मुकद्दम चौधरी और खुत, ये मध्यम वर्ग के लोग थे, तीन प्रकार के होते थे, मध्यम वर्ग के थे। तो ये जो मध्यम वर्ग है ये किसानों से उपज का कुछ भाग अलग से लेते थे, उपज का कुछ भाग अलग से लेते थे। तो ये जो अलग से लेते थे उस भाग को, तो इसे क्या बोला जाता था? इसे तो बोला जाता किस्मत एक खोती, यानी गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर। गांव का मुखिया मुकद्दम चौधरी या खूत जो मध्यम वर्ग के थे वो होते थे, वो किसानों से उपज का कुछ अलग से भाग लेते थे, ठीक है, उसे तो बोला जाता है किस्मत एक खोती। और जब ये किसानों से ये जो वसूल करते थे तो राज्य उनको देता था, राज्य है इनके वसूली के बदले जो ये परिश्रम करते थे या काम करते थे तो उस वसूली के बदले राज्य इनको पारिश्रमिक देता था, उसे बोला जाता है हक ए खोती। पारिश्रमिक इस पारिश्रमिक को बोला जाता था हक एक खोती। तो आपको दोनों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। किस्मत एक होती तो ये किसानों से कुछ उपज लेते थे और हक एक होती राज्य इनको पारिश्रमिक के रूप में देता था। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। ये मैंने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए विद व्याख्या। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ें ताकि आपकी तैयारियाँ और बेहतर आप बना सकें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।